रेखा एवं उसके स्रोत, ये है आज का पाठ और अध्याय 4। तो अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे जो इतिहास है वो कैसे कैसे होते आया है और उसका जो है समयानुसार क्या क्या घटनाएं उसमें घटी हैं, उस समय रेखा के अनुसार हम आगे घटनाओं को सीखते जाएंगे। ईसा से पहले की घटनाएं कुछ हैं और कुछ घटनाएं ईसा के बाद की हैं, यानी जब से मानव समाज का इतिहास रहा है, आदि मानव जिस समय था उस समय से लेके जो अतीत है हमारा, उससे लेके अनवरत जो आगे चलता आ रहा है, तो अभी तक की खास घटनाएं इतिहास में पढ़ी जाती हैं। तो हम इसको आज पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूँ CS जोशी और आप देख रहे हैं CS जोशी सब लर्निंग जोन। आपसे पुनः निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती तो लाइक करिए और उसको अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य करिए। तो यहाँ पर E.H. कार इन्होंने समय रेखा के बारे में, जो इतिहास की समय रेखा है और उसके स्रोत हैं, उस पर कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम पहले पढ़ेंगे। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। यह संवाद है आज के समाज एवं कल के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं, यानी हमारा अतीत कैसा रहा है उसके आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि वर्तमान कैसा है और भविष्य कैसा होगा। और नीचे एक चित्र दिया है, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है राष्ट्रीय संग्रहालय का। तो इससे संबंधित भी यहाँ पर कुछ लिखा गया है, मैं पढ़ रहा हूँ। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ऐसे संग्रहालयों में अतीत से संबंधित उन वस्तुओं जैसे मूर्ति, सिक्के और आभूषण आदि को संरक्षित किया जाता है जो हमें अपने इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होती हैं। तो संग्रहालय में क्या होता है, ये चीज़ें संग्रहित होती हैं, जैसे मूर्तियाँ हैं, सिक्के हैं, आभूषण हैं, तलवारें हैं, पुराने समय के बर्तन हैं। ये सारी चीज़ें आपको संग्रहालय में देखने को मिल जाएंगी और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें आप संग्रहालय में देख सकते हैं पहले के समय की। अब नीचे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। क्या है वो महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको हम पढ़ेंगे। हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं? जो ऐतिहासिक काल है, आज से 100 साल पहले, 200, 500, 1000, 2000, 5000 साल पहले की गणना कैसे करते हैं? एक तो आप इस पाठ में ये सीखेंगे। दूसरा, इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? जो ये विभिन्न स्रोत हैं, जैसे संग्रहालय है और उसमें रखी गई मूर्तियाँ हैं, सिक्के, आभूषण, ये हमें इनसे उस समय के समय को समझने में कैसे मदद करते हैं, ये भी हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। आदि मानव किस प्रकार रहते थे और आदि मानव के संदर्भ में भी उनकी दिनचर्या, रहन सहन, खान पान, ये भी हमें इसमें समझने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं। इनके उत्तर मैंने आपकी सुविधा के लिए नोटबुक में नोट किए हैं, तो आप उससे अपना लिख भी सकते हैं, उस उत्तर को याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इतिहास की समय रेखा एवं उनके स्रोत। महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ के, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो 3 प्रश्न हमने अभी पढ़े थे उन्हीं में से प्रश्न है। तो पहला है, हम इतिहास काल की गणना किस प्रकार करते हैं? अब इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। ऐतिहासिक काल की गणना विभिन्न तरीकों से की जाती है। कौन कौन से तरीके हैं? नंबर 1, कालक्रम। तो जो उस समय की घटनाएं हैं उनके आधार पर, उस कालक्रम की घटनाओं के आधार पर है। घटनाओं के घटित होने का क्रम निर्धारित करना, कालक्रम देखेंगे पहले। फिर है काल निर्धारण, उस काल का निर्धारण करते हैं। घटना की निश्चित तिथि ज्ञात करना, जो तिथि होती है उसी कब की है, कितने 100 साल पहले की घटना है। पुरातात्विक खोजें और उससे संदर्भित अन्य कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली हैं, जैसे उस समय के बर्तन होंगे, उस समय के हथियार होंगे। तो ये जो ऐतिहासिक दस्तावेज है ये पुरातात्विक खोज में से प्राप्त होंगे। फिर है सामान्य युग, ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर समय की गणना करना। ये है मुख्य पॉइंट आपका। ईसा मसीह के जन्म, ईसा मसीह का जन्म जहाँ पर हुआ था, यानी आज से 2600 साल पहले, तो वहाँ पर उससे पहले के समय और उसके बाद के समय में के अनुसार उन घटनाओं को हम रखते हैं। तो ऐसे हम उसकी गणना करते हैं। फिर है कालखंड, प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल। अब कालखंड 3 है हमारे पास। एक तो है प्राचीन काल जिसमें आदि मानव
से संदर्भित घटनाएं आपको मिलेंगी या उससे बाद तक की। और फिर उसके बाद आएगा मध्यकाल, जब मनुष्य का थोड़ा विकास हो गया था, वो मध्यकाल में आएगा। और फिर है आधुनिक काल, और आधुनिक काल में कि अब का जो समय है, जब से विज्ञान ने प्रगति की है, तो ये आ जाएगा आधुनिक काल में। इन विधियों से हम इतिहास के विभिन्न कार्यों का अध्ययन करते हैं। ये जो विधियां हैं, इनसे हम विभिन्न कालों का अध्ययन करते हैं। अब है दूसरा प्रश्न, इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तो इतिहास को समझने के लिए जो इतिहास के संदर्भ विभिन्न स्रोत होते हैं, वो हमारी कैसे मदद करते हैं, उसका उत्तर है इतिहास के विभिन्न स्रोत हमें अतीत की झलक दिखाते हैं। ये हमें प्राचीन समाजों, घटनाओं और लोगों के बारे में जानकारी देते हैं। यानी प्राचीन समाज कैसा था, लोगों का रहन सहन कैसा था, और लोग कैसे रहते थे, प्रेम से रहते थे, लड़ते रहते थे, या उस समय कौन कौन से युद्ध हुए, ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलेगी। अब इससे संदर्भित है कि लिखित स्रोत क्या क्या होंगे। एक तो लिखित स्रोत होंगे, एक पुरातात्विक स्रोत। लिखित स्रोत होंगे जैसे अभिलेख हैं, शिलालेख उन दिनों होते थे, और जो ताम्र पत्र होते थे उनमें लिखे हुए हैं, और कई हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, और जो उस समय के लोगों का साहित्य है, लोक साहित्य जिसे कहते हैं, ये होता है। तो इतिहास को हम इससे समझ सकते हैं। ये तो लिखित स्रोत में आया। दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है, खंडहर, सिक्के और मूर्तियाँ। ये जो पुरातात्विक खोज में हमें प्राप्त होती हैं, उस समय के खंडहर यानी मकानों की शैली कैसी थी, और सिक्के किस तरह के थे, मूर्तियाँ कैसी थी, हमें उस समय की कला, संस्कृति और तकनीक के बारे में जानकारी देती हैं। ये सभी स्रोत हमें इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। तो इन चीज़ों से हम उस समय की घटनाओं को समझ सकते हैं, उस समय के रहन सहन और स्तर खान पान को समझ सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है 3, आदि मानव किस प्रकार रहते थे। अब आदि मानव के बारे में यहाँ पर पूछा गया है या बताया गया है, वो कैसे रहते थे। तो आदि मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। यानी एक तो शिकारी थे, उस समय इस तरह से खेती करने की प्रथा नहीं थी, वो शिकार करते थे जानवरों का और उनको खाते थे। और खाद्य संग्राहक, जो भी खाने की वस्तुएं थी उनको जमा करना वो जानते थे। वे गुफाओं और झोपड़ियों में रहते थे, या तो गुफा में रहते थे, बाद में उन्होंने झोपड़ियाँ बनाना सीख लिया था। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों अथवा समूह में रहते थे, और वे आपस में मिलके भी रहते थे, बाहरी दुश्मनों से अपने बचाव के लिए। भोजन एवं आश्रय का निरंतर खोज करते रहते थे, और ये उनका रोज का काम था। एक तो भोजन की खोज और दूसरा आश्रय यानी रहने की जगह, इसकी खोज वो करते रहते थे। अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों एवं फलों के संग्रह, जो खाने योग्य अनाज थे, उन पौधों का संग्रह भी उन्होंने किया, फलों का संग्रह किया, एवं शिकार पर निर्भर रहते थे। वे पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। औजार किस तरह के थे उनके, पत्थर के थे। पत्थर के नुकीले औजार बना के उससे शिकार करते थे। आग का प्रयोग गर्मी पाने और खाना बनाने के लिए करते थे, और जब उसने आग की खोज कर ली तो उसका प्रयोग करने लगे वो खाना बनाने के लिए, और गर्मी जाड़ों में सर्दी से बचने के लिए, गर्मी पाने के लिए उसका उपयोग करने लगे। अब है दोस्तों प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजना। तो इस पाठ से आप ये समझ सकते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको आप समझ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, एक परियोजना के रूप में अपने आसपास उपलब्ध इतिहास के स्रोतों का उपयोग करते हुए अपने परिवार का इतिहास लिखिए। परियोजना के लिए अपने शिक्षक से मार्गदर्शन हेतु निवेदन कीजिए। अब आपने क्या करना है, एक परियोजना प्रोजेक्ट कार्य के रूप में अपने आसपास जो भी इतिहासकार उपलब्ध हो, पुरातत्ववेत्ता हो, तो वो इतिहास के स्रोतों का उपयोग करते हुए अपने परिवार का इतिहास लिखना है, अपने गांव का, अपने परिवार का इतिहास लिखना है, और परियोजना के लिए अपने शिक्षक से मार्गदर्शन हेतु निवेदन कीजिए। और उसके मार्गदर्शन के लिए अपने शिक्षकों से निवेदन करना है। अगर आपके इलाके में कोई इतिहासकार है, पुरातत्ववेत्ता है, इस तरह की जानकारी रखता है, तो उसको आप अपने विद्यालय में बुला सकते हैं। अब गांव के इतिहास को या अपने परिवार के इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, उसका उत्तर इस तरह है। इस परियोजना को करने के लिए हमें निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग करना होगा। ये स्रोत हमने इन स्रोतों का उपयोग करना होगा। नंबर 1 है मौखिक स्रोत। अपने दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या गांव के अन्य बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करनी होगी कि उस समय क्या था, कैसा था, लोग कैसे रहते थे, कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करते थे।
और उनका यातायात कैसा होता था, पशु पक्षी किस तरीके थे, कैसे उनका पालन पोषण करते थे। और दूसरा है लिखित स्रोत। अब लिखित स्रोत कहाँ मिलेंगे? पुराने पत्र हैं, जैसे उन दिनों पत्र लेखन होता था, अपने लोगों को पत्र लिखते थे, या कुछ लेखक भी पत्र लिखा करते थे, ऐसे लोगों के पत्र हैं। ज़मीनों के जो दस्तावेज हैं उस समय के, और ग्राम पंचायत की रिकॉर्ड पुस्तिका, ग्राम पंचायत की रिकॉर्ड पुस्तिका जो है उसमें भी उसकी डिटेल मिल जाएगी। तीसरा है भौतिक स्रोत। अब भौतिक स्रोत क्या है? पुराना कुआं, मंदिर, पुराने घर, शिलालेख। तो इस तरह से ये चीज़ जो है ये भौतिक स्रोत है। यानी कुआं कब बना था और पहले उसमें कितना पानी था, अब क्या स्थिति है, उस समय के लोग उसका रख रखाव कैसे करते थे। ऐसे मंदिर है, ऐसे पुराने घर हैं और उस समय के शिलालेख हैं। तो इन चीज़ों से हम अपने गांव का इतिहास समझ सकते हैं, अपने परिवार का इतिहास समझ सकते हैं। और दूसरा है पारिवारिक इतिहास का सारांश। तो पारिवारिक इतिहास का सारांश हम ऐसे लिखेंगे, लिखने को कह रहा है तो हमने ऐसे लिखना है। हमारा परिवार पिछले 50 वर्षों से इस गांव में रह रहा है। माना आपका परिवार 25 वर्षों से रह रहा है, 60 वर्षों से रह रहा है, 80 वर्षों से रह रहा है, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। ये तो केवल उदाहरण है। मेरे दादा 1970 में आकर यहाँ बसे थे। उस समय गांव में बिजली नहीं थी और लोग बैलों से खेती करते थे। तीसरा है दोस्तों गांव का इतिहास। यानी गांव का इतिहास, एक पहले हम लिखेंगे गांव का नाम, उस गांव का नाम लिख लेंगे। फिर स्थापना, बुजुर्गों की बातों से अनुमान लगाएंगे, बुजुर्ग से इस बारे में बातचीत करेंगे कि कब बना होगा, उनके पिताजी उनके दादाजी उनको क्या बताते थे या उनको क्या जानकारी है, तो स्थापना का पता करेंगे। और प्रमुख कार्य, गांव में क्या क्या काम होते हैं, खेती, पशुपालन, मुर्गी पालन, या इसके अलावा अन्य कार्य कौन कौन से हैं। और फिर है महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से गांव में, कौन कौन से मंदिर हैं। जैसे राम मंदिर है तो आपके गांव में भी कोई अन्य मंदिर होगा, वो कितना पुराना है, और 100 साल हो सकता है, 200 साल हो सकता है, 50 वर्ष भी हो सकता है। पुराना तालाब बंद हो गया यानी कैसी स्थिति में है, ये भी आपको लिखना है। और ग्राम चौपाल, जहाँ बैठकों का आयोजन होता है। तो ये सारी चीज़ें गांव के इतिहास में आपको लिखनी है। अब चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 है, क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। कि इतिहासकार और जासूसों का काम एक ही जैसा है, तो कितना एक है और क्या क्या है, उनके उद्देश्य क्या हैं, क्या अंतर है, क्या समानता है, ये हमें इस प्रश्न में बताना है, इसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर इस तरह होगा, हाँ हम कुछ हद तक इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अतीत की घटनाओं या परिस्थितियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए सबूतों का सहारा लेते हैं। जो उस समय के सबूत हैं, उस परिस्थितियों को देखते हैं तो सबूत जुटाते हैं, तो अतीत की घटनाओं का पता चलता है और उनका विश्लेषण करते हैं। उसके बाद उसका विश्लेषण करके घटना की सही सही जानकारी के बारे में बताते हैं। अब है कारण। कारण क्या क्या हो सकते हैं जासूस और इतिहासकार की तुलना के? ये एक जैसे ही है। अपने अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए कह रहा है, तो कारण ये है। नंबर 1 है सबूतों की खोज। जैसे जासूस अपराध का सुराग ढूंढते हैं, वैसे ही इतिहासकार भी पुराने दस्तावेजों, अवशेषों, सिक्कों, किताबों, चित्र आदि के माध्यम से अतीत की जानकारी इकट्ठा करते हैं। और दूसरा है विश्लेषण और निष्कर्ष। जैसे जासूस सुरागों का विश्लेषण करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वैसे ही इतिहासकार भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वैसे इतिहासकार भी उपलब्ध प्रमाणों का गहराई से अध्ययन करके अतीत की घटनाओं की व्याख्या करते हैं। और तीसरा है, इनको हम एक जैसा कैसे मान सकते हैं, अनदेखे पहलुओं को उजागर करना। दोनों लोग क्या करते हैं, जो अनदेखे पहलू हैं उनको उजागर करते हैं। दोनों का ही कार्य अनदेखे या छुपे तथ्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। तो ये दोनों के एक समान कार्य हैं। अब निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या आता है, इसलिए इतिहासकारों व जासूसों के काम में समानताएं हैं, लेकिन इतिहासकारों का उद्देश्य वैज्ञानिक और शैक्षणिक है, जबकि जासूसों का उद्देश्य आमतौर पर अपराध को सुलझाना होता है। तो जासूस जो काम करते हैं अपना, वो अपराधों को सुलझाने के लिए करते हैं, और इतिहासकार जो करते हैं वो वैज्ञानिक और शैक्षणिक कार्य के लिए करते हैं। अब है प्रश्न 3, तिथियों के साथ कुछ अभ्यास समय रेखा पर निम्नलिखित तिथियों को कालक्रमानुसार लगाइए। मतलब तिथियों के साथ अभ्यास करना है, और ये जो समय रेखा है इसमें आपने इन तिथियों को लगाना है। अब आप देख रहे हैं
कौन कौन सी तिथियाँ हैं? 323 सामान्य संवत, 323 सामान्य संवत पूर्व, इसमें पूर्व लिखा है, ये खाली सामान्य संवत है। और इसमें है 100 सामान्य संवत, 100 सामान्य संवत पूर्व, 1900 सामान्य संवत पूर्व, 1024 सामान्य संवत और 2024 सामान्य संवत। अब इनको हमने सही जगह पर लगाना है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक समय रेखा बनाई गई है, तो आपको ध्यान देना है कि ईसा के जन्म से पहले के समय को सामान्य संवत पूर्व कहते हैं, यानी सामान्य संवत प्रारंभ होने से पहले। वो कब से प्रारंभ हुआ? ईसा के जन्म से। यहाँ पर ये जो शून्य है ये ईसा का जन्म है की तिथि है, और इससे पहले को पूर्व कहेंगे और इससे बाद को सामान्य संवत कहेंगे। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि 323 सामान्य संवत है, तो ये बाद में आएगा। 323 माना यहाँ पर आया, तो यहाँ हम एक निशान लगा के लिख देंगे 323 सामान्य संवत। फिर 323 सामान्य संवत पूर्व, तो ये अब इधर आएगा, पूर्व है ना, ईसा के जन्म से पहले आएगा इधर, तो यहाँ लिख देंगे 323 सामान्य संवत पूर्व। है तो दोनों 323, लेकिन ये सामान्य संवत पूर्व की घटना है और ये सामान्य संवत के बाद की घटना है। इसी प्रकार 100 सामान्य संवत, अब 100 सामान्य संवत, यहाँ पर 323 है तो 100 इधर को आएगा, पहले 100 फिर 200 फिर 300 तब 323 आएगा, तो 100 यहाँ पर आ गया। फिर है सामान्य संवत पूर्व 100, ये आएगा सामान्य संवत पूर्व, तो ईसा के जन्म से 100 वर्ष पूर्व की बात है। फिर है 1900 सामान्य संवत पूर्व, अब 1900 सामान्य संवत पूर्व हमने इसमें लगाना है, वो आएगा इधर। अगर 100 करके हम जोड़ेंगे तो 1900 सामान्य संवत पूर्व इधर को आएगा। इस तरह आप ये समझ लो, इधर ऋण संख्या, इधर धन संख्या। ऋण का मतलब सामान्य संवत से पूर्व की संख्या है, और धन का मतलब आगे का जो आने वाला समय है उसके बाद वो, जैसे गणित में आप पढ़ते हैं उसी तरह से इसमें भी है। केवल आपने ध्यान रखना है शून्य का, शून्य मतलब ईसा का जन्म जहाँ पर हुआ उससे पहले के समय को सामान्य समय संवत पूर्व कहा गया। अब 1024 सामान्य संवत है, तो 1024 यहाँ पर आया, 100 200 300 400 करके 1000 यहाँ पर आएगा, फिर आएगा 1024 सामान्य संवत। फिर 2024 सामान्य संवत, ये है 2024 सामान्य संवत, 2025 लिख दिया है। तो आशा है आप लोग इसको समझ गए होंगे। केवल आपने ईसा के जन्म का ध्यान रखना है और उसके बाद की घटना को सामान्य संवत लिखना है, उससे पहले की घटना को सामान्य संवत पूर्व। फिर आगे का एक प्रश्न फिर हम देखेंगे, यदि सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संवत पूर्व में हुआ था, कब हुआ था? ईसा के जन्म से 320 साल पहले, तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से था, यानी कौन सी शताब्दी उस समय चल रही थी? उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितने वर्ष पश्चात हुआ था? अब हमें यह भी बताना है कि उनका जन्म बुद्ध के जन्म से, क्योंकि उनसे पहले बुद्ध का जन्म हुआ था, तो कितने वर्ष बाद हुआ था चंद्रगुप्त का जन्म, ये हमने बताना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐसे इसको हल करके, यहाँ पर ये ईसा पूर्व है और 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष। जब हम 300 में जाएंगे, ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 वर्ष है, तो 400 320 कह रहा है, 320 सामान्य संवत पूर्व, तो 300 यहाँ पर होगा, तो 320 यहाँ पर होगा सामान्य संवत पूर्व। तो अब इसका उत्तर देखते हैं। पहला है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 320 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। अब फिर से देखें, 400 से 301 तक चौथी शताब्दी होगी, 300 से 201 तक तीसरी शताब्दी, 200 से 101 तक दूसरी शताब्दी और 100 से 1 तक होगी पहली शताब्दी। इस तरह हमें पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म चौथी शताब्दी में हुआ था। उसके बाद भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 560 ईसा पूर्व में माना जाता है। अब 560 ईसा पूर्व कहाँ पर आएगा? यहाँ पर 400 है, इधर 500 है, इधर 600 है, तो 560 कह रहा है, तो 60 लगभग इधर होगा, यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था ये माना जाए तो ये छठी शताब्दी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म किस शताब्दी में? छठी शताब्दी में। चंद्रगुप्त मौर्य का चौथी शताब्दी में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 320 ईस्वी पूर्व में हुआ था और भगवान बुद्ध का 560 ईसा पूर्व में। तो अतः चंद्रगुप्त का जन्म बुद्ध के जन्म से लगभग, तो 560 में से 320 को हम घटा देंगे, 240 कितना है? 240 वर्ष पश्चात हुआ था चंद्रगुप्त का जन्म। निष्कर्ष ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से था।
दूसरा, उनका जन्म बुद्ध के जन्म से लगभग 240 वर्ष बाद हुआ था। ये इस प्रश्न का निष्कर्ष है। अगला प्रश्न देखिए, झांसी की रानी का जन्म 1828 सामान्य संवत में हुआ था। उनका संबंध किस शताब्दी से है? उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्व हुआ था? अब दो तीन चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। एक तो दिया गया है 1828 सामान्य संवत में इनका जन्म हुआ था झांसी की रानी का, और किस शताब्दी से उनका संबंध है ये हमें बताना है, और उनका जन्म स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ था ये भी हमें बताना है। आप जानते हैं 1947 में स्वतंत्रता मिल गई थी और जन्म है 1828 का, तो हम घटा देंगे तो निकल जाएगा कितने वर्ष पूर्व हुआ था। दूसरा शताब्दी है, तो शताब्दी के लिए 1828 यानी 18 शताब्दी पूरी हो गई, ये 19वीं शताब्दी चल रही है, 28 वर्ष हो गए 19वीं शताब्दी, तो हम लिखेंगे 19वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। तो उत्तर कैसे लिखना है देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था। यह 19वीं शताब्दी है, क्योंकि 1801 से 1900 तक का समय 19वीं शताब्दी कहलाता है। इसको आप सीख लें कि ये समय किस शताब्दी में आएगा, कोई भी समय। तो दूसरा है, भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था, अतः उनका जन्म स्वतंत्रता से, अब घटा देंगे 1947 में से 1828, तो 119 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष देखते हैं। इसका निष्कर्ष है, झांसी की रानी का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता के 119 वर्ष पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि के रूप में बदलिए। 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि के रूप में बदलना है, यानी 12 सहस्त्राब्दी है। तो 12,000 वर्ष पूर्व को हम क्या करेंगे, अभी कौन सी चल रही है, 2026 चल रहा है, तो 12,000 वर्ष इसको इसमें हम घटा देंगे। अब यहाँ पर छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो ये ऋण में है, बड़ी संख्या ऋण में है, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, तो उत्तर जो है ऋण में आता है, आपको पता है। तो इसको हम घटाते हैं, 12,000 में से 2026 घटाते हैं तो उत्तर आता है 9,974, और किस में आता है, ऋण में आता है। तो 9,000 यानी ईसा के पूर्व में ये समय जाएगा। इतना समय तो ईसा के बाद का हुआ 2026, और बाकी ऋण 9,974 वर्ष जो है ईसा के जन्म से पहले। तो इस प्रश्न के बाद आगे चलते हैं। एक बड़ा सा प्रश्न है और उत्तर भी उसका उसी हिसाब से दिया गया है। चौथा प्रश्न, किसी निकटतम संग्रहालय में भ्रमण की योजना बनाइए। संग्रहालय में जहाँ मूर्तियों, सिक्कों, हथियारों आदि का संग्रह होता है पुराने समय के, ये सारी चीज़ों का, उसको संग्रहालय कहते हैं। अगर आपके आसपास, आपके प्रांत की राजधानी में या देश की राजधानी में कहीं भी आप जाके इसको देख सकते हैं, तो उसके लिए एक योजना बनानी है। संग्रहालय की प्रदर्शनियों के विषय में पहले से कुछ जानकारी जुटा लीजिए, और संग्रहालय की जो प्रदर्शनियाँ हैं उसमें क्या क्या दिखाया गया है, कब का है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके बारे में भी आपने जानकारी जुटा लेनी है। इस भ्रमण के दौरान टिप्पणियाँ तैयार कीजिए। आप जाएंगे, देखेंगे, तो उनके विषय में कुछ लिखना है। आपको क्या लगा उसको देखकर, या वो जो हथियार देखे वो कब के हैं, किस तरह के बने हैं, तो ऐसे आप देख के अपनी समझ से लिख सकते हैं। भ्रमण के पश्चात एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए, और जब हम देख के आते हैं तो उन टिप्पणियों के अनुसार पर हमने एक रिपोर्ट बनानी है, और उसमें भ्रमण से जुड़ी स्मृतियों एवं रोचक बातों, घटनाओं को रेखांकित कीजिए। और जो भी उसमें रोचक बातें हैं, जो स्मृतियाँ हैं, जो रोचक घटनाएं, उनको रेखांकित करना है, उसके नीचे अंडरलाइन उसको कर देना है। तो हमने लिखना कैसे है, हमारे विद्यालय द्वारा 1 मई 2026 को राज्य संग्रहालय देहरादून का शैक्षिक भ्रमण आयोजित किया गया। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया, यानी 6 से 8 तक के 30 विद्यार्थी उसको देखने गए। संग्रहालय में हमने इतिहास, संस्कृति व कला से जुड़ी अनेक रोचक चीज़ें देखी, ऐसे आपने भी लिखना है। हड़प्पा काल की वस्तुएं, स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र तथा जनजाति जीवन शैली की झलकें देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अनुभाग में स्थानीय कलाकारों की कलाकृतियाँ भी प्रदर्शित थी। यह भ्रमण न केवल रोचक था, अपितु ज्ञानवर्धक भी रहा। हम सभी विद्यार्थियों ने कई फोटोग्राफ लिए और अपने अनुभवों को साझा किया। यानी आजकल फोटोग्राफ लेते हैं और उसके बारे में फिर लोगों को सोशल मीडिया पर भी बताते हैं, तो ऐसे ही आपने अपने दोस्तों को भी उसको बताया। तो ये तो आपके लिए एक सारांश है कि इस तरह से आप उसकी रिपोर्ट, टिप्पणियाँ लिखेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे।
और आपने अपने अनुसार लिखना है। आप कहाँ गए उसके अनुसार नाम लिखेंगे और क्या क्या देखा, क्या क्या अच्छा लगा, वो सब आपने इस रिपोर्ट में देना है। अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय में किसी पुरातत्व विज्ञानी अथवा इतिहासकार को आमंत्रित कीजिए। आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके नगर में अगर कोई पुरातत्व विज्ञानी रहता है या कोई इतिहासकार रहता है तो उसको आपने अपने विद्यालय में बुलाना है और स्थानीय इतिहास एवं उसे जानना क्यों महत्वपूर्ण है उनसे इस विषय पर व्याख्यान देने का आग्रह कीजिए। क्या व्याख्यान देना है कि स्थानीय इतिहास एवं उसे जानना, स्थानीय इतिहास क्या है और उसे जानना क्यों आवश्यक है, इस पर उनसे बोलने के लिए कहना है। यानी इतिहास का महत्व बताएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, हमने अपने गुरुजनों से निवेदन करना है कि आप किसी को बुलाइए, आप अपना पत्र लिख के भी उनको दे सकते हैं कि हमने इस तरह से बच्चों की ओर से पत्र तैयार किया है। तो पत्र कैसे लिखना है, किसी पुरातत्ववेत्ता या इतिहासकार को विद्यालय में व्याख्यान के लिए आमंत्रित करने हेतु पत्र। तो पत्र हमने ऐसे लिखना है। क्या लिखना है पत्र में, सेवा में आदरणीय उनका नाम लिखना है, संस्था या संगठन का नाम जिससे वो जुड़े हैं उस संस्था का नाम और उनका पता लिख देना है। विषय, स्थानीय इतिहास को जानना क्यों महत्वपूर्ण है, विषय पर व्याख्यान हेतु आमंत्रण। तो आपने विषय पहले दे देना है ताकि वो उसी हिसाब से अपना व्याख्यान तैयार करें। महोदय महोदया, सबने निवेदन है कि हम यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है, इस विद्यालय के विद्यार्थी, छात्र छात्रा, शिक्षक स्थानीय इतिहास व उसके महत्व पर एक व्याख्यान आपसे सुनना चाहते हैं। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि दिनांक, जो भी दिन आपने तय कर रखा है, जैसे शनिवार को आपके विद्यालय में या लास्ट अंतिम जो शनिवार होता है उसको, उस दिन बैगलेस डे होता है, बिना बैग के आते हैं बच्चे, तो उस दिन हम उनको बुला सकते हैं और उनकी पहले उनसे सूचना ले लेते हैं कि उनको कब समय होगा। को मध्यांतर के पश्चात आप हमें अपने अनुभव का लाभ प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। अतः आप विद्यालय में सादर आमंत्रित हैं, आपकी सहमति की प्रतीक्षा में। उनकी सहमति भी लेनी जरूरी है। आपने अपनी तरफ से तिथि दे दी है और वो अगर उनको उस दिन समय होगा या उस दिन समय निकाल कर वो आपके विद्यालय में अवश्य आएंगे और आपके ज्ञान में उससे वृद्धि होगी। तो नीचे अपना पता आपने लिख देना है, सादर, नाम, ये तो सादर उनके लिए एक वो है सम्मानजनक, और उसके बाद नाम, पद, कक्षा, विद्यालय का नाम और क्षेत्र। तो इस तरह से लिख के हम उनको ये पत्र दे देंगे और उनसे समय ले लेंगे। तो बच्चों, आज का जो इतिहास का प्रश्नोत्तर है वो यहाँ पर पूरा होता है। आप वीडियो पाठ में बने रहे, धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।